सुबह सुबह फोन पर मैसेज ट्यून सुनाई दी। फोन की स्क्रीन पर देखा तो जाना पहचाना चेहरा लगा। डबल क्लिक कर फोटो को बड़ा किया तो चेहरा देख दंग रह गई। फिर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। बिल्कुल वैसा ही लगता है, रोहन जैसा पहले था। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और 12वीं में पढ़ती थी। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण हमने सोचा कि घर का एक कमरा किराए पर दे दिया जाए। बहुत सोच विचार कर पापा ने 2 स्टूडेंट्स को, जो ग्रेजुएशन करने के बाद आईएएस की तैयारी करने हिमाचल से दिल्ली आए हुए थे, कमरा किराए पर दे दिया। जब वे हमारे यहाँ रहने आए तो आपसी परिचय के बाद उन्होंने मुझे कहा, पढ़ाई के सिलसिले में कभी ज़रूरत हो तो कहिएगा। उनमें से एक, जिसका नाम रोहन था, अक्सर मुझसे बातचीत करने को उत्सुक रहता। कभी 10वीं की एनसीईआरटी की किताब मांगता तो कभी मेरे कोर्स की। मुझे उसका इस तरह किताबें मांगना बात करने का बहाना लगता। एक दिन जब वो किताब मांगने आया तो मैंने उसे बुरी तरह डांट दिया, क्या करोगे 10वीं की किताब का? मुझे सब पता है, यह सब बहाने हैं लड़कियों से बात करने के। मुझसे मेलगोल बढ़ाने की कोशिश न करो, आगे से मत आना किताब मांगने। उसने अपने पक्ष में बहुत दलीलें दी, लेकिन मैंने नकारते हुए सब खारिज कर दी। उस दिन मुझे स्कूल से ही अपनी दोस्त के घर जाना था। मैं मम्मी को बता भी गई थी, लेकिन जब घर आई तो जैसे सभी मुझे शक की निगाह से देखने लगे। बस्ता रखा ही था कि मम्मी पूछने लगी, आज तुम महेश के साथ क्या कर रही थी? महेश? मैं समझ गई कि यह आग रोहन की लगाई हुई है। मैंने जैसे तैसे मम्मी को समझाया, लेकिन रोहन से बदला लेने उसी के रूम में चली गई। तुम होते कौन हो मेरे मामले में टांग अड़ाने वाले? मैं चाहे किसी के साथ जाऊं, घूमूं फिरूं, तुम्हें क्या? तुम किराएदार हो, किराया दो और चुपचाप रहो। आइंदा मेरे बारे में माँ से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, समझे? मैं संजय को कहकर बाहर निकल गई। दरअसल महेश मेरी कक्षा में पढ़ता था। अच्छी पर्सनैलिटी होने के कारण सभी लड़कियां उससे दोस्ती करना चाहती थीं। मेरे दिल में भी उसके लिए प्यार था और मैं उसे चाहती थी। सो फ्रैंक के घर जाते समय उसी के साथ गई थी, लेकिन रोहन ने मुझे उसके साथ जाते हुए देख लिया था। थोड़ी देर बाहर घूमकर आई तो रोहन मम्मी के पास बैठा दिखा। मुझे उसे देखते ही गुस्सा आ गया, लेकिन मेरे आते ही वो उठकर चला गया। बाद में मम्मी ने मुझे समझाया, संजय ने मुझे उस लड़के के बारे में बताया है। वो लड़कियों से फ्लर्ट करता है। उसका तुम्हारे स्कूल में पढ़ने वाली संजना से भी संबंध है। तुम उससे ज़्यादा दोस्ती न ही बढ़ाओ तो ठीक है। ठीक है माँ, मैंने उन्हें कह दिया, लेकिन रोहन पर बिफर पड़ी। अब तुम मेरी जासूसी भी करने लगे? मैं किससे मिलती हूँ, कहाँ जाती हूँ, इससे तुम्हें क्या? इस पर वो चुप ही रहा। शाम को मुझे केमिस्ट्री का एक सवाल समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने रोहन से ही पूछा। उसने भी बिना हिचक मुझे समझा दिया, लेकिन ज्यों ही वो सुबह की बात छेड़ने लगा, मैंने फिर डांट दिया, मेरी जासूसी करने की ज़रूरत नहीं। महेश को मैं जानती हूँ, वो अच्छा लड़का है, और बड़ी बात है कि मैं उसे चाहती हूँ। तुम अपने काम से काम रखो। कुछ दिन बाद मैं स्कूल पहुंची तो हैरान रह गई। स्कूल में पुलिस आई हुई थी। पता चला कि महेश और संजना घर से भाग गए हैं। अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने पूछताछ वाले लोगों में मेरा नाम भी लिख लिया। वो मुझे थाने आने को कहा। पापा दौरे पर गए हुए थे, सो मम्मी ने और कोई सहारा न देख रोहन से बात की। फिर न चाहते हुए भी मैं रोहन के साथ थाने गई। वहाँ इंस्पेक्टर ने जो पूछा बता दिया। रोहन ने इंस्पेक्टर से मेरी तारीफ की। महेश से सिर्फ क्लास फेलो होने का नाता बताया और ऐसे बात की जैसे मेरा बड़ा भाई मुझे बचा रहा हो। उससे बातचीत के बाद इंस्पेक्टर ने उस केस से मेरा नाम हटा दिया। घर आए तो रोहन ने मुझे समझाया, ऐसे लड़कों से दूर ही रहो तो अच्छा है। वैसे भी अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने की है, पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ तब बनाना ऐसे रिश्ते, तब तुम्हें इनकी समझ भी होगी। साथ ही उसने मुझे दलील भी दी, मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ, तुम्हारे भले के लिए ही कहूँगा। दरअसल गुस्सा तो मुझे खुद पर था कि मैं रमेश को समझ न पाई और मुझे प्यार में धोखा हुआ, लेकिन खींच रोहन पर निकल गई। मेरी इस बात का रोहन पर गहरा असर हुआ। राखी का त्योहार नज़दीक था, सो शाम को आते समय रोहन राखी ले आया और मम्मी के सामने मुझसे महेश के बारे में बताने व समझाने के लिए क्षमा मांगता हुआ
राखी बांधकर भाई बनाने की पेशकश कर खुद को सही साबित करने लगा। मैं कहाँ मानने वाली थी। मैं पैर पटकती हुई बाहर निकल गई। उसने राखी वहीं टेबल पर रख दी। पापा अगले दिन दिल्ली से लौटने वाले थे। मैं और मम्मी घर में अकेली थीं। रात के लगभग 12 बजे थे कि अचानक मुझे आवाज़ मारती हुई मम्मी उठ बैठी। मैं भी हड़बड़ा कर उठी और देखा कि मम्मी की नाक से खून बह रहा था। मैं कुछ समझ न पाई, बस जल्दी से दराज से रुई निकालकर नाक में ठूंस दी और खून बंद करने की कोशिश करने लगी। इधर उधर देखा, कुछ समझ न आया कि क्या करूं, लेकिन अचानक रोहन के कमरे की बत्ती जलती देखी। कल उनका एग्जाम होने के कारण वे दोनों काफ़ी देर तक पढ़ रहे थे। तभी मम्मी बेसुध होकर गिर पड़ी। मैंने उन्हें गिरते देखा तो मेरी चीख निकल गई। मम्मी! मेरी चीख सुनते ही रोहन के कमरे का दरवाज़ा खुला। सारी स्थिति भांपते हुए रोहन बोला, आप घबराइए नहीं, हम देखते हैं। फिर अपने दोस्त अजय से बोला कि ऑटो लेकर आए, इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। ऑटो लाकर उन दोनों ने मिलकर मम्मी को उठाया और मुझे चिंता न करने की हिदायत देकर मम्मी को हॉस्पिटल की इमरजेंसी में ले गए। वहां उन्हें डॉक्टर ने बताया कि हाइपरटेंशन के कारण इनके नाक से खून बह रहा है। आप सही वक्त पर ले आए, ज़्यादा देर होने पर कुछ भी हो सकता था। फिर उन्हें 2 इंजेक्शन दिए गए और अधिक खून बहने के कारण खून चढ़वाने को कहा गया। रोहन ने ब्लड बैंक जाकर रक्तदान किया, तब जाकर मम्मी के लिए उनके ग्रुप का खून मिला। अजय ने ब्लड बैंक से खून लाकर मम्मी को चढ़वाया। सुबह करीब 6 बजे वे दोनों मम्मी को वापस लेकर आए, तो मेरी भी जान में जान आई। अब मम्मी ठीक लग रही थीं। रोहन ने बताया कि घबराने की बात नहीं है, आप आराम से सो जाएं। हम हफ्ते की दवाएं भी ले आए हैं। आज हमारा पेपर है लेकिन रात भर जगे हैं, अतः हम भी थोड़ा आराम कर लेते हैं। मम्मी को सलामत पा मैं बहुत खुश थी। मेरे इतना भला बुरा कहने के बावजूद रोहन ने मुझ पर जो उपकार किया, उसने मुझे अपनी ही नज़रों में गिरा दिया था। मैं इन्हीं विचारों में खोई बिस्तर पर लेटी थी कि कब सुबह के 8 बज गए पता ही न चला। मैंने देखा रोहन के कमरे का दरवाज़ा खुला था और वे दोनों घोड़े बेचकर सोए थे। अचानक मुझे याद आया कि आज तो इनका पेपर है, अतः मैं तेजी से उनके कमरे में गई और उन्हें उठाकर कहा, पेपर देने नहीं जाना क्या? हड़बड़ा कर उठते हुए रोहन ने घड़ी देखी तो उनकी नींद काफूर हो गई। दोनों फटाफट तैयार होकर बिना खाए पिए ही पेपर देने चल दिए। मैंने पीछे से आवाज देकर उन्हें रोका, भैया रुको। भैया शब्द सुनकर रोहन अजीब नज़रों से मुझे देखने लगा, लेकिन मैंने बिना समय गंवाए उसकी कलाई पर वही राखी बांध दी जो वो सुबह लाया था। फिर मैंने कहा, जल्दी जाओ, कहीं पेपर में देर न हो जाए। शाम को जब पापा आए और उन्हें सारी बात पता चली, तो उन्होंने जाकर उन्हें धन्यवाद दिया। मैंने भी पूछा, पेपर कैसा हुआ? तो रोहन ने हंसकर कहा, अच्छा कैसे नहीं होता, बहन की शुभकामनाएं जो साथ थीं। अब मैं और रोहन अनमोल रिश्ते में बंध गए थे। मेरा अपना तो कोई भाई नहीं था, सो मैं रोहन को ही भाई मानती। स्कूल से आती तो सीधा उसके पास जाती और बेझिझक उससे कठिन विषयों के बारे में पूछती। कुछ ही दिन में रोहन के तरीके से पढ़ने पर मुझे वे विषय भी आसान लगने लगे जो अब तक कठिन लगते थे। घर का कोई सामान लाना हो या अपनी ज़रूरत का मैं रोहन को ही कहती। कभी किसी काम से बाहर जाती तो रोहन को साथ ले लेती। वो जैसे मेरा सुरक्षा कवच भी बन गया था। कभी भी लोग बातें बनाते तो रोहन उनको भी बड़े तरीके से हैंडल करता। एक बार एक अंकल ने कुछ कह दिया तो रोहन बेझिझक उनके पास गया और बताया, यह मेरी मुंहबोली बहन है, गलत न समझें। अगर आपकी लड़की अपने भाई के साथ जाती दिखे और लोग गलत समझे तो आप क्या करेंगे? उनकी बोलती बंद हो गई, लेकिन फ़ायदा हमें हुआ। अब गली के लोग हमें सही नज़रों से देखने लगे। कुछ दिन बाद मेरा जन्मदिन था। मैं काफ़ी समय से पापा से मोबाइल लेने की जिद कर रही थी, लेकिन हाथ तंग होने के कारण वे नहीं खरीद पा रहे थे। मेरे केक काटते ही रोहन ने मुझे केक खिलाया और मेरे हाथ में मेरा मनपसंद तोहफा यानी मोबाइल रख दिया, तो मैं इसे पाकर फूली नहीं समाई। उस समय नए नए मोबाइल चले थे। मैं खुश थी कि मैं कॉलेज जाऊंगी तो मोबाइल के साथ। कुछ दिन बाद उनकी प्रतियोगी परीक्षा समाप्त हुई तो पता चला कि वे वापस जाने वाले हैं। यह जानकर मुझे दुख हुआ, लेकिन मेरी भी मति मारी गई थी कि मैंने उनका पता, फ़ोन नंबर कुछ ना पूछा।
बस यही कहा, भूलना मत इस अनमोल रिश्ते को। जिस दिन उन्होंने जाना था उसी दिन मेरी सहेली का जन्मदिन था। मैं उसके घर गई हुई थी और पीछे से रोहन ने कमरा खाली किया और दोनों हिमाचल रवाना हो गए। वापस आने पर मैंने पापा से पूछा तो पता चला कि उन्होंने भी उसका पता ठिकाना नहीं पूछा था। इस पर मैं पापा से नाराज भी हुई। मैं रोहन द्वारा बताए गए परीक्षा के टिप्स अपनाकर 12वीं में अव्वल दर्जे से पास हुई। फिर कॉलेज के साथ साथ जब प्रतियोगी परीक्षाएं देने लगी तो मुझे ज्ञात हुआ कि एनसीईआरटी की किताबें इनमें कितनी सहायक होती हैं। तब मुझे अपनी नादानी भरी भूल का भी एहसास हुआ। अब मैं हर साल राखी के दिन रोहन को याद करती। जब बाजार में राखियां सजने लगती तो मुझे अनबोला भाई याद आ जाता। नौकरी लगने के बाद मेरी अमन से शादी हो गई, लेकिन मैंने अपना मोबाइल नंबर वही रखा जो रोहन ने ला कर दिया था। मैं हर बार फेसबुक पर फ्रेंड सर्च में रोहन का नाम डालती, लेकिन नतीजा 0 रहता। कुछ पता चलता तो राखी ज़रूर भेजती, लेकिन अचानक मैसेज देख दंग रह गई। तभी व्हाट्सएप के मैसेज की टोन बजी और मेरी तंद्रा भंग हुई। रोहन ने लिखा था, नया स्मार्टफोन खरीदा तो पुराने नंबर सेव करते हुए जब तुम्हारा नंबर भी सेव किया तो व्हाट्सएप में तुम्हारा फोटो सहित नंबर सेव हुआ देख मन खुश हो गया। तुम्हें मैं याद हूं न, या भूल गई? रोहन के शब्दों से मेरी आंखें भर आईं। तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? अगर तुम न होते तो शायद उस दिन पता नहीं मम्मी के साथ क्या होता। मेरे किशोरावस्था में भटके पांव कौन रोकता? मैंने फट से मैसेज टाइप किया, राखी भेजनी है भैया, फटाफट अपना पता व्हाट्सएप करो। मिनटों में पता भी आ गया और साथ ही गूगल पे के जरिए राखी का शगुन भी। साथ ही लिखा था, इस अनमोल रिश्ते को जिंदगी भर बनाए रखना। मैंने पढ़ा और अश्रुपूरित नेत्रों से बाजार में राखी पसंद करने चल दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।